चर्चा शुरू करने के पहले 3 सवाल जो दंगल में हम उठाएंगे, क्योंकि अब 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है। पहली बार चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अगर उसे सपोर्ट करना है तो विपक्ष के तरफ से हलफनामा दायर करना जरूरी है। पहला सवाल हमारा यही होगा कि क्या विपक्ष के आरोपों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग को विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता बार बार यह कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के पहले एक बार सभी पार्टियों से बातचीत चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी। तीसरा अहम सवाल कि क्या ईवीएम से वोटर लिस्ट तक, ईसीआई से सीईसी तक विपक्ष के आरोप सियासी है, क्योंकि बीजेपी का मानना है और खास करके चुनाव आयोग भी अब कहने लगा है कि ये सियासी आरोप करने की कोशिश की जा रही है। रागिनी नायक, अब बीजेपी कह रही है, जिस तरीके से उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सवालों के जवाब दिए गए थे, क्या आपको लगता है कि सभी सवालों के जवाब मिले थे? और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना शुरू करते हैं जब आपके मन मुताबिक वो बात नहीं करते। रागिनी नायक, साहिल, देखिए, ऐसा है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्रीधारी जिन्होंने अपने जीवन में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यदि उनसे चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट लिखवाएगा तो लाजमी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही अनर्गल, मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद होगी। आज सूरत हाल यह है कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की जनता कह रही है कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, को अपना नाम बदलकर वीसीआई कर देना चाहिए, वोट चोर ऑफ इंडिया। और वो इसलिए कि क्योंकि राहुल जी के सीधे, तीखे और सटीक सवालों के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से मिला एक बड़ा सा शून्य, सिफर, जीरो, नील बटा सन्नाटा। सवाल ये पूछा गया था कि महाराष्ट्र की जो पूरी वयस्क जनसंख्या है, अडल्ट पॉपुलेशन, उससे ज्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं। सवाल ये पूछा गया था कि महाराष्ट्र की लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लाखों वोटर्स का इजाफा कैसे हो सकता है। सवाल ये पूछा गया था कि आखिर एक ही एड्रेस पर सैकड़ों मतदाता कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। आपके ही चैनल का एक रिपोर्टर गया था और महादेवपुरा में जब पता चला कि वो 35 नंबर के कमरे में जहां 80 लोग रजिस्टर थे, वहां पर एक व्यक्ति मिला जो भाजपा का कार्यकर्ता था। सवाल ये था, आप ही के चैनल में मैं सुन रही थी उस दिन आपका डिबेट, अशोक लवासा जी ने ये बात कही कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था, लेकिन तब कोई आपत्ति नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि 2 साल का समय था त्रुटि सुधार के लिए, अपने जो दस्तावेज है उन्हें प्रोक्योर करने के लिए। तो ऐसी अफरा तफरी में बाढ़ग्रस्त बिहार में एसआईआर इतनी त्रुटियों के साथ जनता पर थोपने की क्या जरूरत है। जरूरत इसलिए पड़ रही है साहिल, क्योंकि मोदी जी को अपने ठगबंधन के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिख रही है। 2 जवाबों का भी उल्लेख मैं यहां पर करना चाहती हूँ। पहला जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया और कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि निजता का हनन होता है। 45 दिन तक निजता का हनन नहीं होता, 45 दिन तक आप फुटेज दे सकते हैं, 46वें दिन से निजता का हनन शुरू होता है। बेटी, माँ, बहू, ये सास बहू का जो चक्कर है वो श्रीमती ईरानी तक छोड़ देना चाहिए, वो अच्छा करती है टीवी पे नाटक। चुनाव आयोग को अपनी भूमिका के बारे में बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि रात को जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो गरीब है, सड़क पर सो रहे हैं, उनको मतदाता बनाते हैं, तो किसी ने नाइट ड्यूटी तो की होगी चुनाव आयोग के किसी कर्मचारी ने, उसका लेखा जोखा लेकर आ जाते। बिहार में दिन दहाड़े अस्पतालों में, सड़कों में, घरों में लोग घुसकर गोलियों से भून रहे हैं और यहाँ इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हमने अपने कर्मचारी भेजे थे, वो रात को सड़कों पर जा जाकर रत जगा करके लोगों को जगह जगह कर मतदाता बना रहे थे। ये बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे, ये बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। जब चुनाव आयोग को पूछा गया कि आपने हाउस नंबर के सामने 0, 1, 2, 3 जो मन में आया वो क्यों लिखा हुआ है, तो उस पर वो जवाब देते हैं कि भाई गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पास घर नंबर नहीं होते हैं, तो अगर घर नंबर नहीं होते तो डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे। उसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं दिया है। और दूसरी बात, सत्ताधारी पक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सभी जवाब तो मिल गए। 10 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं जरा एक के बाद एक सवाल पढ़ूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिए कि सचमुच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार को हुई है उसके बाद में ये जवाब आपको मिले हैं क्या। ये मेरे सवाल है आपके सामने। पहला, वोटर लिस्ट में आखिरकार गड़बड़ी की जिम्मेदारी किसकी है। अगर आपको 2 या 4 नाम एक ही आदमी के दिखाई देते हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। दूसरा सवाल, अगर गड़बड़ी है तो जिम्मेदारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कि बार बार इस तरीके से होता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोई आपत्ति और दावे नहीं करेगा तो क्या गड़बड़ी ऐसे ही बनी रहेगी। चुनाव आयोग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह पूछा गया, उसका जवाब हमें नहीं मिल पाया। चौथा सवाल,
क्या देश में अब तक अशुद्ध वोटर लिस्ट से ही चुनाव जीते गए हैं? क्योंकि 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार में वोट पड़े हुए थे, तो इसके लिए वो एक सवाल रहता है। पांचवा सवाल, जो महाराष्ट्र में 18 साल से वोटर कम, तो नए वोटर ज्यादा कैसे हो गए? फॉर्म नंबर 6 से ज्यादा वोटर कैसे ऐड हो गए? यह भी सवाल पूछा गया था, उसका जवाब नहीं मिल पाया क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया था। छठा सवाल, क्या बिना हलफनामा कर्नाटक में गड़बड़ी नहीं सुधारी जाएगी? अगर हलफनामा कोई फाइल नहीं करेगा तो चुनाव आयोग खुद से जाकर चेक नहीं करेगा कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। सातवां सवाल, बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिया वोटर पता चले? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिनके नाम हटाए उनका नाम क्यों हटाया वो भी उसमें डालिए। तो क्या उसमें यह लिखा जाएगा कि यह तो घुसपैठिया था, इसके लिए इसका नाम हटा दिया क्योंकि उसका प्रचार हो रहा था? आठवां सवाल, बिहार में बिना दस्तावेजों के कितने लोगों ने फॉर्म जमा किए? यह भी सवाल बार बार पूछा गया चुनाव आयोग की तरफ से, इसका कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब बाद में दिया जाएगा। नौवां सवाल, बिना दस्तावेज वाले फॉर्म लेने या रद्द करने का फैसला बीएलओ किस आधार पर करेंगे? और आखिरी सवाल, बिहार में फॉर्म 6 वाले कितने मतदाता जोड़े गए? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ने की भी बात होनी चाहिए, यहां तो सिर्फ काटने की बात हो रही है। आपके पास जवाब होंगे तो बताइए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम मुझे तो इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार। साहिल जी, मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता हूं। लेकिन जो मैंने राजनीति विज्ञान पढ़ा है और राजनीति में इतने दिनों से हूं, जो मेरा बुद्धि विवेक है, मैं अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में यह बात रख रहा हूं कि बिहार में 243 विधानसभा है। मेरा जवाब बिहार स्पेसिफिक होगा क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया वर्तमान समय में बिहार में चल रही है। तो बिहार में 243 विधानसभा है और 90,000 तो मैं आपको करेक्ट कर दूं सर, इन 10 में से 6 सवाल तो बिहार के मुताबिक ही पूछे गए हैं क्योंकि एसआईआर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, मुझे पता है कि आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अभी दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने सभी सवालों के जवाब दे दिए, इसीलिए मैंने आपके सामने ये सवाल रखे हुए। जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं बिंदुवार साहिल जी। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और लगभग 90,000 पोलिंग बूथ्स हैं। अगर 243 विधानसभा के 90,000 पोलिंग बूथ को 65 लाख जो वोट काटे गए हैं उसको 90,000 से अगर भाग देंगे तो हर एक बूथ पे 70 से 72 मतदाता ऐसे मिलेंगे जिनका नाम कटा है। तो जो हम राजनीतिक दल हैं, जो भी दल हो, सत्ता में हो, सत्ता से प्रतिपक्ष में हो, यह मैटर नहीं करता है। जो बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट, वो लोकल ग्रामीण होता है। उसको एक एक नाम, चूंकि 1100 वोटर पे ही एक बूथ बनना है इस बार बिहार में, तो उसको एक एक नाम पता है। तो हम इलेक्शन लड़ने वाले जो दल हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर इलेक्शन कमीशन के बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को कोऑपरेट किए होते तो आज यह दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। जो काफी दलों के, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या बीजेपी हो या अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के दल हो, बूथ लेवल एजेंट ने काम किया है। और जहां बूथ लेवल एजेंट बनाने में सफल नहीं रहे हैं वहां पर ये इस तरह की गड़बड़ियां आई है। कल शाहाबाद कमिश्नरी में राहुल गांधी जी की रैली हुई है, तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण उसको कवर कर रहे थे, एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे थे। मैं सुन रहा था, उनसे जो बातचीत कर रहे थे उसका फुटेज है कि क्या आपका नाम कटा है, आप इस रैली में क्यों आए हैं? तो मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया कि मेरा नाम तो है। अगला सवाल होता था, क्या आपके परिवार से किसी व्यक्ति का नाम कटा है? उनका जवाब था नहीं। तो फिर आप इस रैली में क्यों आए हैं? तो भाई मालूम हुआ कि वोट चोरी हो रहा है। तो इसी वोटर लिस्ट के आधार पे पिछले साल लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, हिमाचल में भी चुनाव हुआ और कर्नाटक में भी चुनाव हुआ है, जहां प्रतिपक्ष के दल यानी कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदार है या मेन रूलिंग पार्टी है। तो इस तरह का आरोप लगाना इलेक्शन कमीशन पे, उसकी निष्ठा पे, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कांग्रेस ने उसके मान मर्दन का प्रयास जितेंद्र कुमार जी, मैं आपको ना हमारा एक एग्जाम्पल देता हूं। जी जितेंद्र कुमार जी, मैं आपको हमारा एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारी संवाददाता है मौसमी सिंह, वो तो ग्राउंड पर गई थी। वहां पर जिनके नाम कटे उन्होंने कैमरा के सामने आकर यह कहा कि भाई हमारे नाम कट गए हैं। अच्छा, उनके मन में डर है कि अगर नाम कट जाएगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, उसको लेकर उन्होंने नुकसान भी गिनवाया। अब उसके बाद अररिया के जो वहां के डीएलओ है वो वहां पर रिलीज निकालते हैं और कहते हैं कि इंडिया टुडे वहां पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। अरे वोटर वहां पर बोल रहे हैं ग्राउंड पर आकर, जब आपका वोटर वहां पर बोल रहा है कि हमारा नाम कटा हुआ है, हमारी संवाददाता ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट फाइल करती है, तब वहां से यह रिपोर्ट मिलता है, इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं।
साहिल जी, हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं है ना सर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल राजनीतिक पार्टी नहीं है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। और निश्चित तौर पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है या हो रही है तो उसको सामने लाना हम सबका नैतिक दायित्व है। उसमें आप लोगों का नैतिक दायित्व प्रमुखता से है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और जो चौथा स्तंभ है, सबको ठीक है, मिलजुल कर, नागरिक समाज को भी मिलजुल कर काम करना ठीक पड़ेगा। है। हम उसी कंचना भूमिका यादव, में हैं, साहिल जी। कंचना यादव, कंचना यादव, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी मुझे यही सवाल लेकर जाना है। लेकिन उससे पहले, जिस तरीके से कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या आपको सभी जवाब मिल गए जो सवाल पूछे गए थे? और 10 सवाल मैंने भी इस पे पूछे हुए, उसमें से 6 सवाल तो बिहार से रिलेटेड सवाल है। क्या आपको सारे सवालों के जवाब मिले हैं? साहिल जी, वो तो आपको भी समझ में आ रहा है कि जवाब मिल गए या नहीं मिल गए। कल इलेक्शन कमिश्नर का जिस तरह से जवाब था, वो उनके जवाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है जदयू के प्रवक्ता का जवाब। और शायद वैसा ही कुछ जवाब अभी प्रेम शुक्ला जी भी देंगे। कारण ये है कि आप समझिए कि 12 से 15 मिनट तक जब इलेक्शन कमिश्नर जब ज्ञानेश कुमार बोल रहे थे, तो वो प्रोसेस बता रहे हैं कि ऐसे बीएलओ जाते हैं, ऐसे करते हैं, बीएलए हेल्प करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प करती हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि जब सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे कि आखिर में 65 लाख जो लोगों का नाम कटा हुआ है, उनका डिटेल आप कब देंगे, आखिर में उनका डिटेल देंगे तो वो कैसे आपने उनको आइडेंटिफाई किया कि वो परमानेंटली कहीं स्थापित हो गए, कहीं चले गए हैं, या टेम्पररी गए हुए हैं, या सच में मर चुके हैं? किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई किए? उनका जवाब भी क्या है? प्रोसेस है। यहाँ जितेंद्र कुमार जी का जवाब भी क्या है? प्रोसेस है। तो इनके जवाब में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कितना झूठ बोले थे कल ज्ञानेश कुमार जी, कि कह रहे थे कि बीएलओ घर घर गए थे। ये सबसे बड़ा झूठ है कि बीएलओ घर नहीं गए थे। आपके भी रिपोर्टर ग्राउंड पे हैं साहिल जी, उनको भी मालूम है कि एक जगह बैठकर बीएलओ ने सारे फॉर्म भरे, खुद साइन किए, खुद अपलोड किए, और बोल रहे हैं कि एक एक घर बीएलओ गए हुए थे। सबसे पहला झूठ इनका। लेकिन जब प्रोसेस आप कर रहे थे, जब आपके बीएलओ फाइल फॉर्म अपलोड कर रहे थे, उसी समय तो आपने ये खबर फैलवाई थी ना सूत्रों के हवाले से, जिस पर तेजस्वी जी को सबने बहुत घेरा था कि क्या मिले, घुसपैठिए मिले हैं, बांग्लादेशी मिले हैं। तो बाद में आपके बांग्लादेशी और घुसपैठिए 65 लाख लोगों में क्यों नहीं होते हैं? ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? इसका कोई जवाब मिला? क्या बोल रहे हैं कि बाद में जब डॉक्यूमेंट क्या हम ये उम्मीद पकड़कर चले, निकाला जाएगा उनको? प्रेम शुक्ला जी, चूंकि सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं, तो क्या यह हम उम्मीद पकड़कर चले कि जो 65 लाख लोगों के नाम कारण के साथ अब चुनाव आयोग बूथ लेवल पर जाकर बताने वाला है, उसमें यह भी लिखा जाएगा कि ये तो घुसपैठिया पाया गया, इसके लिए इनका नाम हमने काट दिया है इससे, क्योंकि यह भी एक कारण हो सकता है उसमें? प्रेम शुक्ला जी। साहिल जी, मैं पूरा सवाल सुन नहीं पाया आपका, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? नहीं, सवाल है कि बार बार यह सवाल उठ रहा है, अभी तो 65 लाख लोगों के नाम कारण के साथ बताना जरूरी हो गया है चुनाव आयोग को, तो क्या अब उसके सामने यह भी लिखा जाएगा कि कितने घुसपैठिए पाए गए, इसमें से यह बंदा घुसपैठिया है, इसके लिए इसका नाम हमने काट दिया है? क्योंकि कहना तो वही था, चुनाव आयोग ने तो यही कहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया गया था। और दूसरी बात, क्या सचमुच में सभी सवालों के जवाब मिले? क्योंकि 10 सवाल तो मैंने भी रखे हुए हैं यहां पर, जिसके जवाब नहीं मिल पाए अब तक। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है। निर्वाचन आयोग निश्चित तौर पर वो करेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा? क्या ये नवीन चावला जैसा निर्वाचन आयुक्त है क्या, कि वो गांधी परिवार का चाटुकार था इसलिए उसको निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया था? भाई, सरकारें निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वाह करेगा, वो नियमों और कानूनों के तहत करेगा। और जिस तरह से झूठ की दुकान खोलकर श्रीमान राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़ गए, बाद में पता लगा फिर 40 लाख वोट बढ़े, और 40 लाख वोट कोई पहली बार नहीं बढ़े। स्वयं आज तक की रिपोर्ट है, श्रीमान साहिल जोशी की रिपोर्ट है, कि 2004 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में भी अंतर था, 2009 के भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाताओं का अंतर था, 2014 में भी अंतर था, 2019 में। प्रेम शुक्ला का संपर्क शायद टूट गया है एक बार फिर। रागिनी जी आपको जवाब देना चाह रही है। रागिनी जी, आपकी आवाज म्यूट है। हाँ, देखिए, मैं शुक्ला जी से जरूर कहना चाहती हूँ कि आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। तो जब आप निष्पक्षता का आरोप लगाते हैं दूसरे चुनाव आयुक्त पे, तो एक क्रोनोलॉजी दर्शकों को समझानी पड़ती है कि 2018 से 2021 तक
ज्ञानेश गुप्ता जी गृह मंत्रालय में सचिव थे अमित शाह जी के अंडर। उसके बाद 2022 से 2024 तक वो सहकारिता मंत्रालय में सचिव थे, वो भी मंत्रालय अमित शाह जी के अंतर्गत ही आता था। 2024 में मोदी सरकार ने सीजीआई यानी कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो जज हैं उनको हटा दिया गया चयन समिति से और इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर ज्ञानेश गुप्ता जी को भेज दिया गया। तो अब ज्ञानेश गुप्ता जी किसका ढोल पीटेंगे, किसके कहने पर वोट चोरी करेंगे, किसके कहने पर मतदाताओं के अधिकार को छीनेंगे, ये बात तो बहते पानी की तरह साफ है। और उसके जवाब में आपसे सवाल पूछो, आप हमसे सवाल पूछने लगते हैं। विपक्ष में कौन है, सत्ताधारी कौन है, सवाल किसके सामने प्रेस वार्ता करके रखे गए। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अशोक लवासा जी ने आप ही के चैनल पर बैठकर ये कहा था कि 20(3)(b का कानून जो चुनाव आयोग बोल रहा है वो कानून तब लागू होता है जब वोटर लिस्ट नई नई बनती है, रिवीजन होता है, 30 दिन का समय मिलता है त्रुटि सुधार के लिए। लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक तो 1 साल बीत गया है, वो कानून लागू ही नहीं होगा और आप हलफनामा मांग रहे हैं। तो उल्टा चोर कोतवाल से हलफनामा मांगे, ये तो पहली बार देखा जा रहा है।